प्यारे बच्चों, आप सभी को के चौधरी का नमस्कार है। बाबू हरनाथ सिंह सिसोदिया विद्यापीठ की ओर से हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास जो 4 भागों में बटा हुआ है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। बच्चों, 9th के बच्चों को आदिकाल और भक्तिकाल पढ़ना होता है। कक्षा 10 के बच्चों को रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़ना होता है। कक्षा 11 के बच्चों को चारों काल पढ़ने होते हैं। 12 के बच्चों को चारों काल पढ़ने होते हैं। तो बच्चों, इससे पहले जो वीडियो मैंने दी है वो सिर्फ 9th क्लास के लिए थी और 11 और 12 वाले बच्चों के लिए थी। अब जो वीडियो में दे रहा हूं ये कक्षा 10, 11 और 12 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये तीसरा भाग है हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास का, जिसमें आपको ध्यान देना होगा। मेरी बातों पर विशेष ध्यान दें कि जो कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़ेंगे, और जो 12 और 11 में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जो है चारों काल पढ़ेंगे। चारों कालों के नोट्स उनको बनाना है। नोट्स मैंने अच्छे तरीके से तैयार भी कर दिया है। इसकी फोटोज मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज भी दूंगा। और इस वीडियो के माध्यम से तो पहुंचाना मुश्किल है, खैर, लेकिन देखा जाएगा, होगा तो करूंगा। खैर, हम बात करते हैं रीतिकाल की, जो कि हाई स्कूल में रीतिकाल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। तो रीतिकाल लीन जो काव्य था उसकी विशेषताएं क्या थी? 2 विशेषताएं बच्चों पूछी जाती हैं परीक्षा में। ये निश्चित तौर पर आता है, रीतिकाल से संबंधित एक प्रश्न अवश्य होता है। या तो उसकी विशेषताएं पूछेगा, या फिर कवियों के नाम, या फिर उनकी रचनाएं पूछेगा रीतकालीन। तो बच्चों, रीतकालीन विशेषताओं में अगर प्रथम विशेषता देखी जाए तो उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। बच्चों, नोट कर लो कॉपी पे, श्रृंगार रस की प्रधानता। श्रृंगार रस तो जाने, जहाँ पर नायक नायिका का श्रृंगार वर्णन हो, प्रेम वर्णन हो, वहां पर श्रृंगार रस होता है। तो रीतकाल में सर्वप्रथम विशेषता यही मिलती है कि श्रृंगार रस का वर्णन। ठीक है। दूसरी जो विशेषता है प्रवृत्ति से कहते हैं। प्रवृत्ति या विशेषता एक ही बात है बच्चों, ध्यान रखिएगा। नारी सौंदर्य का विलासतापूर्ण वर्णन। हमारे जो राजाश्रित कवि थे वे अपने राजाओं को खुश करने के लिए जो भी उनके यहाँ नृत्यिका होती थी या जो भी नायिका होती थी उसका बड़ा श्रृंगारिक वर्णन करते थे। बड़ा उसके नारी सौंदर्य का बड़ा सुंदर तरीके से वर्णन करते थे। उस रानी को बढ़ा चढ़ा के वर्णित कर देते थे। फिर बच्चों, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा तीसरी विशेषता है। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। बच्चों, ध्यान देना है आपको कि जिस राजा के यहाँ जो कवि रहता था, जिसके यहाँ अपनी जो है मेहनताना वसूल करता था, या उनको एवज में कविता करने के एवज में 2 गांव या थोड़ा राज्य का कुछ हिस्सा दिया जाता था, या उन्हें असरफी या मोहरे इत्यादि राजा द्वारा प्रदान की जाती थी, तो अपने राजाओं को खुश करने के लिए अपने राजा की, जिसके यहाँ रहते थे, उसकी प्रशंसा किया करते थे राजा लोग, कवि लोग। तो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा रीतकाल की प्रमुख विशेषताओं में गिनी जाती है। फिर बात करते हैं जो चौथी विशेषता है, अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग। मतलब ढेर सारे आपके काव्य में अलंकार हैं। अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, रूपक है, भ्रांतिमान, तमाम प्रकार के अलंकार हैं। तो बच्चों, इनका बड़ा चमत्कारिक प्रयोग करने का मतलब है कि इतने अच्छे ढंग से उनका प्रयोग किया गया है कि वो पढ़ने में और देखने में, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और अर्थ भी निकलते हैं तो बड़ा चमत्कारपूर्ण अर्थ निकलता है। तो अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग बच्चों ये हो जाती है चौथी विशेषता। अब हम 5वीं विशेषता का उल्लेख करेंगे, जो कि है काव्य शास्त्रीय नियमों पर आधारित रचनाएं। बच्चों, उस समय जो रचनाएं लिखी जाती थी काव्य शास्त्र के नियमों से बंद करके रचनाएं लिखी जाती थी। उसमें काव्य शास्त्र का अत्यधिक विवेचन रहता था। तो बच्चों, काव्य शास्त्री यदि रीतिगत लक्षणों का निर्माण होता था, रीतिगत लक्षणों का निर्माण को ध्यान में रख करके रचनाओं को लिखा जाता था। तो बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये 5 विशेषताएं हैं। आप फिर से सुन लीजिए एक बार। श्रृंगार रस की प्रधानता, नारी सौंदर्य का विलासतापूर्ण चित्रण, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग, काव्य शास्त्रीय नियमों पर आधारित रचनाएं। तो बच्चों, ध्यान देने योग्य बात है, कम से कम 2 विशेषताएं आपको याद रहनी चाहिए, अवश्य, निश्चित तौर पर पूछी जा सकती है, बोर्ड परीक्षा में अवश्य पूछी जाएंगी। मैं आज ही आपको बता रहा हूँ। अब बच्चों, मैं बात करूंगा रीतकालीन कवि व रचनाएं। रीतकालीन कवि कौन कौन से थे? रीतकाल को बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। एक तो रीतबद्ध धारा थी। रीतबद्ध धारा, उस धारा को कहा गया, उन कवियों को कहा गया, रीतबद्ध धारा में उन कवियों को रखा गया जो रीतिगत लक्षण थे, जो काव्य शास्त्रीय नियम थे, उनको ध्यान में रख करके
उनको उनके नियमों से बंद करके जिन्होंने रचनाएं लिखी हैं वो रीतिबद्ध धारा में आते हैं। रीत मुक्त धारा आई। रीत मुक्त धारा मतलब जो स्वच्छंद रूप से कविता कर रहे थे, रीतिगत लक्षणों का जो है पूरी तरह से उनका प्रयोग नहीं कर रहे थे, उसके नियमों से बंद करके रचना नहीं लिख रहे थे, वो रीत मुक्त धारा में आए। फिर रीत सिद्ध धारा। रीत सिद्ध धारा में वो कवि आते थे बच्चों कि जिन कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी हैं, काव्य शास्त्रीय नियमों का ध्यान दिया या नहीं दिया, फिर भी उनके काव्य में काव्य शास्त्रीय नियम अपने आप आते चले गए, वो रीत सिद्ध थे। मतलब उतने विद्वान थे, इतने पंडित थे कि जो भी काव्य लिखते थे, जो भी काव्य रचते थे, तो उनके काव्य में नीतिगत लक्षणों का समावेश अपने आप होता चला जाता था। तो बच्चों बता दें रीतबद्ध धारा में कौन कौन से कवि आते थे। आपके बिहारी लाल जी हैं, जिनकी रचना है बिहारी सतसई, मतलब रीत काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं ये बिहारी लाल जी। इन्होंने तो समझिए कि कविता लिखी है तो अपने आप इनके काव्य में जो भी दोहे इन्होंने रचे हैं, नीतिगत दोहे रचे हैं, ठीक है, तो इनके दोहों में सारे लक्षणों का समावेश स्वयं ही होता चला गया है। फिर भी इन्हें रीतबद्ध धारा में रखा गया है, विद्वानों ने रखा है। तो रीतिगत भाई सारे नियम जब इनके में आ गए तो रीतबद्ध धारा में तो रख ही सकते हैं। रीत सिद्ध धारा में कहीं कहीं लिखा मिलता है। फिर केशव दास, इनकी रचना है रामचंद्रिका, जैसे कि छंदों का अजायब घर कहा जाता है। छंदों का बड़ा ध्यान रखा है, सभी प्रकार के छंदों का वर्णन इन्होंने रामचंद्रिका में किया है और प्रभु श्री रामचंद्र का वर्णन है इसमें रामचंद्रिका में। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। जो है केशव दास जी कहते थे कि इनके विषय में इनकी कविता किसी से पूछ लो तो फिर जवाब सही नहीं दे पाता था। जाको दीना चाहो विदाई, पूछो केशव की कविता। पहले बच्चों गांव में शास्त्रार्थ हुआ करते थे, एक कवि दूसरे गांव से दूसरे गांव में जाया करता था, वहां जो उस गांव में जो विद्वान होते थे उनसे मिलता था, उनसे बातचीत होती थी, वो उनके प्रश्न करते थे काव्य के माध्यम से, वो उनका जवाब देते, फिर वो प्रश्न करते, फिर वो जवाब देते। ये बच्चों शास्त्रार्थ कहलाता था। तो केशव दास जी रीत काल के प्रमुख कवियों में इससे एक हैं और ये रीतबद्ध धारा में गिने जाते हैं। महाकवि भूषण जी हुए हैं जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी हैं। इनकी रचना छत्रसाल प्रशस्ति है और एक महाकवि भूषण जी ने लिखी है शिवराज प्रशस्ति, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ, छत्रसाल प्रशस्ति है। और महाराजा शिवाजी पर इन्होंने लिखी है, बड़ी अच्छी कविता वो भी है, वीर रस की कविता है। तो अब इतना जाने रीतबद्ध धारा में कवि थे जो बिहारी, केशव, महाकवि भूषण और ये रीतबद्ध धारा के कवि हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों रीत मुक्त धारा के जो कवि थे। घनानंद, इनकी रचना है इश्क लता और सुजान हित प्रबंध। घनानंद जी, हाँ घनानंद जी रीत मुक्त धारा के हैं और इन्होंने इश्क लता और सुजान हित प्रबंध 2 रचनाएं लिखी हैं जो रीत मुक्त धारा के कवि हैं। बोधा, महाकवि बोधा, इन्होंने इश्क नामा और विरह वारिस 2 रचनाएं लिखी हैं। फिर है आलम, जिन्होंने आलम के लिए रचना लिखी है बच्चों, ये रीत मुक्त धारा के कवि हैं। फिर हम बात करते हैं रीत सिद्ध धारा में कौन कौन से कवि आए हैं, जिनमें की प्रमुख नाम आता है चिंतामणि जी का। चिंतामणि कवि हैं जिनकी रचना है रस विलास, श्रृंगार मंजरी। फिर है मतिराम, छंदसार संग्रह, वृत्त कौमुदी, 2 ठो इनकी रचनाएं प्राप्त होती हैं। पद्माकर जी हैं जिनकी रचना पद्माभरण है। रसलीन जी हैं जिन्होंने रस प्रबोध रचना लिखी है जो 1742 ईस्वी में लिखी थी इन्होंने, और अंग दर्पण नामक एक रचना लिखी है जिसको इन्होंने 1737 ईस्वी में लिखा था। तो बच्चों ये रीत सिद्ध धारा के कवि थे। अगर रीत काल कवि पूछा जाए तो अब बिहारी, केशव, भूषण, घनानंद, बोधा, आलम, चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर, रसलीन में से किसी का भी नाम दे सकते हैं। और यदि अलग अलग करके पूछा जाता है रीत सिद्ध, रीतबद्ध, रीत कवि, तो फिर अलग अलग नाम आपको मैंने बता दिए हैं और इसके नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर भी वीडियो को सुन करके ही आप कोशिश करिए नोट्स तैयार करें, ज्यादा अच्छा होगा। आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और नोट्स तैयार करेंगे तो ज्यादा प्रभावशाली होगा। अब बच्चों हम बात करते हैं जो दूसरा काल है जो आपके कोर्स में है, एक तो रीतिकाल, दूसरा आधुनिक काल। आधुनिक काल कई भागों में बांट दिया गया है बच्चों, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, छायावादी और छायावादोत्तर युग, ध्यान दीजिएगा। तो आपको जो पढ़ना है तो वैसे तो देखा जाए तो आधुनिक काल में आपको सारा का सारा पढ़ना है। गद्य में जाएंगे तो छायावादी और छायावादोत्तर युग ही पढ़ेंगे, उसमें भी इसी प्रकार फैक्टर हैं उसके। आधुनिक काल
भारतीय युगीन काव्य। आधुनिक काल में सबसे पहला युग जो 4 भागों में बांटा गया आधुनिक काल जो है भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी और छायावादोत्तर। उसमें जो हम पहला युग है भारतीय युग, जो भारतीय युगीन काव्य था उसकी विशेषताओं में मैं थोड़ी दृष्टि डालता हूँ। आप देखिएगा उसमें सबसे पहली विशेषता मिलती है राष्ट्रीयता की भावना। मतलब जो भी काव्य रचा गया तो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत था। राष्ट्रीय बातों को ज्यादा समझ किया गया, राष्ट्र के लोगों को बहुत अधिक जगाने का प्रयास किया गया। ये लोग हमारे देश के लोग बहुत पिछड़े हुए थे। फिर भक्ति भावना। बच्चों इसमें भक्ति भावना का भी समावेश पाया गया, जैसे कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा है ना। तो जो है उनको कृष्ण को भक्त मान करके, कृष्ण को अपना वो मान करके लिखा। प्रेमघन जी ने लिखा, तो ये भक्तकालीन कवि भी कह सकते हैं इनको, है ना। तो भक्ति भावना का समावेश मिलता है। फिर सामाजिक चेतना, समाज को जताने का भी, जगाने का भी प्रयास किया गया इस काव्य के माध्यम से। प्रगति चित्रण, प्रगति का बड़ा सूक्ष्म चित्रण बच्चों इसमें भारतीय युग में किया गया है और हम इस पर विशेष ध्यान देंगे। हास्य व्यंग, हास्य व्यंग का मतलब है सामाजिक जो कुरीतियां थी उस समय, जो सामाजिक बुराइयां थी, जो रूढ़ रीति रिवाज थे, उन पर हास्य व्यंग इस काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किए गए। तो बच्चों ये थी आपकी भक्ति का नहीं भारतीय युगीन काव्य की विशेषताएं। एक बार और सुन लीजिए। राष्ट्रीयता की भावना, भक्ति भावना, सामाजिक चेतना, प्रगति चित्रण और हास्य व्यंग। बच्चों अब हम बात करते हैं भारतीय युगीन प्रमुख कवि कौन कौन से थे, उनकी रचनाएं कौन कौन सी मिलती हैं। अगर पूछा जाए कि भारतीय युगीन 2 कवियों के नाम बताइए और उनकी 2 रचनाओं के नाम बताइए, तो बच्चों थोड़ा वीडियो लंबी बननी है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, कम समय में समिट जाए। तो आप ध्यान से सुनिएगा और इसको बार बार चला के देख सकते हैं, आप पॉज करके भी देख सकते हैं, जहां पर आपको समझना हो रोक लेना, समझ लेना। तो भारतीय युगीन कवि व रचनाएं, जिसमें कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, इनकी रचना प्रेम फुलवारी है, ये भारतीय युगीन कवि है, ध्यान रखना। श्रीधर पाठक, कश्मीर सुषमा इनकी रचना का नाम है। प्रेमघन जी हैं जिन्होंने वर्षा बिंदु एक रचना लिखी है, बड़ी सुंदर रचना इनकी है। प्रताप नारायण मिश्र जी हैं जो भारतीय युगीन कवि हैं। प्रेम पुष्पावली और मन की लहर 2 रचनाएं इनकी प्राप्त होती हैं, बड़ी अच्छी रचनाएं हैं। राधा कृष्ण दास जी कवि हुए हैं भारतीय युगीन, जिनकी रचना है देश दशा, भारत का 12 मासा। फिर अंबिका दास व्यास जी हैं, इनकी रचना है पावस पचासा, जो 1886 ईस्वी की रचना है। शुकवि सतसई रची है अंबिका दास व्यास जी ने, 1887 की रचना बच्चों में। हो होरी एक रचना है, किसकी है? अंबिका दत्त व्यास जी की, जो कि 1891 ईस्वी की है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, भारतीय युगीन कवि प्रमुख कवि 5 कवियों के मैंने नाम गिनाए हैं, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से याद करिएगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास, इनके नाम बच्चों याद कर लेना और अपनी कॉपी पर नोट भी कर लेना। अब बच्चों बात करते हैं द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग जो 1900 से 1918 तक चला है, जिसे हम जागरण सुधार काल के नाम से भी जानते हैं। इस जागरण सुधार काल की जो विशेषताएं हैं, ये काव्य की बात कर रहे हैं बच्चों, काव्य साहित्य के इतिहास की। तो हिंदी युगीन मतलब द्विवेदी युगीन जो काव्य साहित्य का इतिहास है ना, उसमें जो द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएं हैं मैं उनको बता रहा हूँ। एक तो राष्ट्रीयता, मानवतावादी दृष्टिकोण, समाज सुधार की भावना, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, प्रतीकात्मकता। राष्ट्रीयता का समावेश यानी जैसे जो रचनाएं लिखी गई तो राष्ट्रीय जागरण के लिखी गई। मानवतावादी दृष्टिकोण, बच्चों मानव को श्रेष्ठ बतलाया गया, मानव की समस्याओं को अपने काव्य के माध्यम से उजागर किया गया। समाज सुधार की भावना, समाज को बहुत ही सुधारने का प्रयत्न किया गया काव्य के माध्यम से। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, तब तक ब्रज भाषा या अवधी भाषा का प्रयोग होता था, लेकिन बच्चों जब द्विवेदी हुआ तो खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। फिर जो है प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक अनेक प्रतीकों के माध्यम से जो है काव्य की रचना की गई। फिर बच्चों द्विवेदी युगीन हम प्रमुख कवि व रचनाएं, द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख कवि व रचनाओं की बात करते हैं, जिसमें कि हरिऔध जी जिन्होंने रचना लिखी प्रिय प्रवास और चुभते चौपदे। प्रिय हरिऔध जी इसके प्रमुख कवि हैं। प्रिय प्रवास जो महाकाव्य द्विवेदी युगीन, और चुभते चौपदे, चोखे चौपदे इनकी रचनाएं प्राप्त होती हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हैं जिन्होंने साकेत महाकाव्य की रचना की है। अनघ और यशोधरा नामक इनकी और 2 रचनाएं प्राप्त होती हैं। श्रीधर पाठक जी हैं जिन्होंने देहरादून नामक रचना लिखी है जो 1915 में आई थी। कश्मीर सुषमा जो 1904 में आई थी। फिर भारत गीत नामक 1928 में इनकी रचना आई है बच्चों। अब एक दोहा लिखा गया है जो कि श्रीधर पाठक जी ने लिखा है, निज भाषा बोलो लिखो, पढ़ो गुणो सब लोग, करो सकल विश्व
करहु सकल विषपन विषय निज भाषा उपयोग। मतलब बच्चों विषयन करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग, मतलब हमारे कवियों ने अपनी निज भाषा हिंदी में ही सब कुछ लिखने पढ़ने बोलने का हम लोगों को उपदेश दिया है। निज भाषा बोलो, स्वयं की भाषा बोलिए, लिखिए, पढ़ो, गुनो हो उसको गुनिए, सभी लोग इसको करिए। करौ सकल विषय, करौ करिए सकल सभी विषयों का विषय का निज भाषा, सभी विषयों में अपनी भाषा का उपयोग करिए, अपनी भाषा को बढ़ावा दीजिए, अपनी हिंदी भाषा को अत्यधिक प्रमोट कीजिए। बच्चों हिंदी इतनी आसान नहीं है जैसे आप यहाँ समझ रहे हैं, बहुत कठिन है। आप इसे पढ़ें, ध्यान से समझेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, द्विवेदी युगीन कवि में इनकी रचना काव्य मंजूषा और सुमन प्राप्त होती है। दया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं, जिन्होंने रचनाएं लिखी कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी और राष्ट्रीय वीणा। बच्चों ये रचनाएं किसकी हैं? दया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की, जो कि द्विवेदी युगीन कवि हैं। और एक लास्ट में द्विवेदी युगीन कवि में 5वें नंबर पे 6ठे नंबर बता रहा हूँ, रामदास त्रिपाठी जी हैं, जो बड़े अच्छे कवि रहे द्विवेदी युगीन। इन्होंने मिलन 1917 में लिखी थी, पथिक 1920 में लिखी थी, मानसी 1927 की इनकी रचना है और स्वप्न 1929 की रचना है। तो बच्चों ये द्विवेदी के प्रमुख कवि हैं हरिऔध, मैथिली शरणगुप्त, श्रीधर पाठक, दया प्रसाद शुक्ल स्नेही और रामदास त्रिपाठी जी। तो बच्चों ये द्विवेदी युगीन कवि थे। अब हम बात करते हैं छायावादी युग की। छायावादी युग जो कि 1918 से लेकर के 1938 तक चला है बच्चों, जो कि अब इसके विषय में थोड़ा हम आपको बताना चाहेंगे कि प्राचीन भारतीय परंपरा के जीवन तथ्यों का समावेश हुआ इस छायावादी युग में। प्राचीन भारतीय परंपरा के जीवन तथ्यों का समावेश किया गया। परवर्ती काव्य को दूर तक प्रभावित किया छायावाद ने। साथ ही साथ अपने युग के जनजीवन की समग्रता का समावेश हुआ और उसकी अभिव्यक्ति मिली इस काव्य छायावादी युग में। ये काव्य पूर्ण और सर्वांगीण जीवन के उच्चतम आदर्शों को व्यक्त करने में भी प्रयास करता है। तो बच्चों छायावादी युग जो है हमारे जीवन के सर्वांगीण उच्चतम जो आदर्श थे उनको व्यक्त करने में समर्थ है, उनका प्रयास किया है। बच्चों अगर इसकी विशेषताओं पर हम ध्यान दें तो रहस्यवाद की प्रधानता, मतलब अगर रहस्यवाद छायावादी कवि है इसमें रहस्यात्मकता अधिक मिलती है। कभी नहीं कहीं कोई और बात है और उसका अगर देखा जाए तो अर्थ कुछ और निकलता है, उसके व्यक्तिगत जीवन की बातें निकल आती हैं, लेकिन उसे ईश्वर से जोड़ा है, किसी और चीज से जोड़ा है, ये रहस्यमकता मिलती है। मानवतावादी दृष्टिकोण, बच्चों इसमें मानवतावादी दृष्टिकोण का मतलब है मानव को अच्छे तरीके से सुधार करके रखने की, मानव की समस्याओं को दूर करने की संबंधी जो बातें थी उस काव्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। मानवतावादी दृष्टिकोण की ओर लक्षित करता है। फिर बात करते हैं बच्चों प्रतीकात्मकता की। तो अनेक प्रतीकों के माध्यम से काव्य रचना को प्रस्तुत करके हमारे सामने प्रस्तुत किया गया ताकि हम उसे अच्छे से समझ सकें। फिर राष्ट्रीय एवं नारी महत्व का वर्णन, राष्ट्रीयता का तो वर्णन किया गया, फिर नारी कितनी महत्वपूर्ण है, नारी की जो समस्याएं थी उनको उजागर करके लोगों के सामने लाया गया कि हमारी नारी दयनीय न रहे, नारी से ही सारा संसार चलता है। फिर है व्यक्तिवादी भाव एवं अतिशय भावुकता, व्यक्तिवादी भाव यानी अपने व्यक्तिगत जीवन की बातों को उसमें उतारा गया और अतिशय भावुकता बड़ी भावुकता के साथ को काव्य को आपके सामने प्रस्तुत किया गया। बच्चों ये थी छायावादी रचनाएं। एक बार और सुन लीजिए, रहस्यवाद की प्रधानता, मानवतावादी दृष्टिकोण, प्रतीकात्मकता, राष्ट्रीयता एवं नारी महत्व का वर्णन और व्यक्तिवादी भाव में अतिशय भावुकता। बच्चों जिस तरह से रीतकाल की विशेषताएं पूछ लिया था उस तरह से छायावादी काव्य की विशेषताएं पूछ सकता है, पूछा जाता है ना। आप अगर पुराने वर्षों के आंसर पेपर उठाएंगे उनमें आपको मिलेगा। ठीक है, ये कक्षा 10 और 12 के लिए 11 के लिए है वीडियो, ध्यान रखिएगा। 10 के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है और 12 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों बात करते हैं छायावादी रचनाकारों की, जिनमें कि जयशंकर प्रसाद जी प्रमुख रचनाकार हैं, जिनकी की कामायनी बहुत श्रेष्ठ रचना है, महाकाव्य है। झरना और आंसू पढ़ लो तो फिर आंसू आंखों में निकलने लगते हैं। ठीक है, फिर महादेवी वर्मा जी हैं जिन्होंने निहार जो कि 1930 में रचना आई थी और संधिनी और सप्तपर्णा 3 रचनाएं इनकी बच्चों हैं। और उसी से जो जयशंकर प्रसाद ने कामायनी रची है जो 1935 की है। झरना 1918 में आई थी और आंसू 1925 में आई थी। बच्चों ध्यान से इसे सुनिएगा, पढ़िएगा। बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा इसके तीसरे कवि निराला जी हैं, है ना, ये भी बड़े श्रेष्ठ कवि रहे हैं, बड़े अच्छे रहे हैं। इनका तो समझिए जोड़ ही नहीं है। अनामिका 1923 में इनकी रचना आई थी, परिमल जो 1930 में इनकी रचना आई थी,
तुलसीदास जो 1938 में आई है। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिन्हें महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं। बच्चों ये नाम सभी को याद होंगे, 9th में यदि आपने पढ़ा है तो मैंने बताया भी होगा कि छायावादी कवियों में प्रसाद, पंत, निराला 4 प्रमुख कवि हैं। जैसे आप सुमित्रा नंदन पंत की बात करते हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी बड़े श्रेष्ठ कवि रहे हैं। उच्छ्वास 1920 की रचना है इनकी। पल्लव 1928 में आई हुई रचना है। गुंजन 1932 की है। 3 रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं, जिनका मैंने उल्लेख किया है तो बहुत सी, लेकिन 3 प्रमुख रचनाएं उच्छ्वास, गुंजन और पल्लव। फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी भी आते हैं छायावादी कवियों में। बच्चों बहुत कम लोग जानते हैं कि छायावादी कवियों में रामकुमार वर्मा जी को गिना जाता है। तो इनकी रचना है चित्ररेखा, निशीथ, आकाशगंगा और रूपराशि। बच्चों रामकुमार वर्मा जी छायावादी कवि हैं, ध्यान रखेंगे और इन्हें याद भी कर लेंगे, लिख भी लेंगे। बच्चों फिर आती है प्रयोगवादी काव्य धारा। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता कौन कौन सी है? परंपरा का विरोध, शोषितों की दुर्दशा का चित्रण, मार्क्सवादी भाव की प्रधानता, क्रांति की भावना, सामाजिक विषमताओं का चित्रण। बच्चों इस काल के कवियों ने जो परंपरा का विरोध किया, यानी प्राचीन रूढ़ परंपराएं जो थी, है ना, उनको जो है कवियों ने उनका विरोध किया कि प्राचीनता भरी जो रूढ़ी रीति रिवाज है, जिनसे हम बहुत पीछे जा रहे हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। शोषित जो लोगों के द्वारा सताए गए लोग थे, उनका चित्रण कवियों ने किया है। फिर मार्क्सवादी भाव की प्रधानता रही है। मार्क्सवादी भाव जो मार्क्सवाद चला है, उसकी भावना की प्रधानता इसमें रही है कि लोगों को सच्चाई से प्रमुख मतलब उनको दिखलाया गया कि क्या सच्चा है, किस तरह से हमें रहना चाहिए, किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए। क्रांति की भावना, जो हम अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे थे, तो बच्चों उन कवियों ने क्रांति की भावना जगाई कि लोगों में क्रांति आ जाए, लोग जाग जाएं और अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाएं। सामाजिक विषमताओं का चित्रण, समाज में अनेक प्रकार की विषमताएं थी बच्चों, उनको दूर करने का प्रयत्न बहुत किया गया है। काव्यवाह रचनाएं जो कि प्रगतवादी काव्य की थी, जैसे निराला जी, ये छायावादी में भी गिने जाते हैं और प्रगतवादी भी गिने जाते हैं। जूही की कली इनकी रचना है और बेला है। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र रचा है और रसमरथी और कुरुक्षेत्र बहुत श्रेष्ठ रचनाएं इनकी हैं। नागार्जुन जी इसके कवि हैं और शिवमंगल सिंह सुमन जी भी प्रगतवादी कवियों में गिने जाते हैं। अब बच्चों बात करते हैं, वीडियो का समय बहुत अधिक बढ़ा जा रहा है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। प्रयोगवादी काव्य, जो प्रयोगवादी काव्य है जो 1953 से आज तक चला है बच्चों, उसकी विशेषता मैं बतला रहा हूँ। घोर वैतिकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, कुंठा एवं निराशा, सामाजिक और नैतिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह, उपमानों एवं प्रतीकों की नवीनता। मतलब अगर काव्य में उपमान और प्रतीक जो रखे गए तो नए नए रखे गए, वो जाता था, समाप्त कर दिया गया। सामाजिक और नैतिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह, समाज में जो नैतिकता की व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, उनके प्रति विद्रोह करके नई व्यवस्था और नई नैतिकता का समावेश कवियों ने करने का प्रयत्न किया। कुंठा निराशा, लोग कुछ निराश थे, कुंठित थे, उनका कुंठा और निराशा को उनकी दूर करने का प्रयत्न किया गया। और जो नहीं सुधर पाया उस समय भी कवियों ने बड़ी कुंठा को व्यक्त किया, अपनी निराशा को व्यक्त किया है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, यानी यथार्थ में वास्तविकता को उठा करके समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। बच्चों अब बात करते हैं ऐसे कौन से कवि थे जिन्होंने ऐसा किया है। उसमें अज्ञेय जी प्रमुख हैं। आंगन के पार द्वार इनकी रचना मिलती है। हरी घास पर क्षणवन का काव्य संग्रह है। भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं जिन्होंने गीत फरोश लिखा है। मुक्तिबोध जी हैं, मुझे कदम कदम पर रचना लिखी है। धर्मवीर भारती जी हैं जिन्होंने ठंडा लोहा लिखा है। भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं जिन्होंने गीत फरोश रचना लिखी है ना, मैं पहले बता चुका हूँ। गिरजा कुमार माथुर जी हैं जिन्होंने धूप के धान रचनाएं लिखी हैं। बच्चों ये रचनाएं अगर मिल सकें और इनको अगर नेट के माध्यम से आप खोज सके तो गीत फरोश, मुझे कदम कदम पर, ठंडा लोहा और धूप के धान पढ़ने का प्रयत्न करिएगा। बच्चों ये थे प्रयोगवादी काव्य और उनके विशेषताएं और कवि, जैसे कि अज्ञेय जी, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती और गिरजा कुमार माथुर जी। बच्चों इनको बड़े अच्छे से पढ़िएगा। तो ये बच्चों चौथा भाग था और आधुनिक काल और द्विवेदी युग मैंने बता दिया, जो कक्षा 10 और 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही श्रेष्ठ है। बच्चों ये मैं बता चुका हूँ। और जो इसके बाद 4 शब्दों का उल्लेख आता है, जो कि इसकी वीडियो आपके मेरे YouTube चैनल पर पड़ी हुई है। सगुन डिजिटल फिल्म के नाम से मेरा YouTube चैनल बना हुआ है। बच्चों से ध्यान से
सर्च करिएगा और देखिए वीडियोज आपको सारी की सारी मिल जाएंगी। जिनको आप दोबारा पढ़ना है उन्हें खोज करके पढ़िए बच्चों। हाँ, कुछ रचनाओं का मैंने उल्लेख उस वीडियो में किया है और इस वीडियो में भी मैं कुछ रचनाओं का उल्लेख कर रहा हूँ जो कि महत्वपूर्ण है। आप लोग उन्हें पढ़ेंगे, सुनेंगे, अपने नोट्स में तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो उनसे आपको बड़ी मदद मिलेगी यूपी बोर्ड में। जैसे कि कीर्तलता विद्यापति जी ने लिखा है, गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखा है, गीतावली तुलसीदास जी ने लिखा है, चक्रवाल रामधारी सिंह दिनकर जी ने रचा है, जगत विनोद पद्माकर जी ने लिखा है और दीप शिखा महादेवी वर्मा जी की है, प्रकृत प्रायगलम लक्ष्मणधर जी ने इसे लिखा है, प्रेम पथिक सभी लोग जानते होंगे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, प्रेम फुलवारी भारतेन जी ने लिखा है बच्चों, और बावरा अहेरी अज्ञे जी की प्रमुख रचना है, काव्य की रचना है बच्चों ये। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने रसवंती लिखा है। निराला जी ने राम की शक्ति पूजा लिखा है। हरिओ जी ने वैदेही वनवास रचना लिखी है। महादेवी वर्मा ने संधिनी रचना लिखी जो आजकल में बहुत पूछी जाती है, संधिनी शांतिगीत भी इन्हीं की रचना है। अब्दुल रहमान ने संदेश रातक लिखा है बच्चों, ये आदिकालीन रचना है और ये भी एक महाकाव्य है। नरोत्तम दास सुदामा चरित्र लिखा है उन्होंने, नरोत्तम दास जी ने, बहुत बार पूछा गया है। फिर स्वर्ण धूल सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचना लिखी गई है। अखरावट और पदमावत जो कि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है, जो प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे बच्चों। अर्धनारीश्वर दिनकर जी ने लिखा है, काव्य भी है और अर्धनारीश्वर एक उपन्यास भी है ना। इत्यलम जिसे कि चिंता भी कह सकते हैं, अज्ञे जी ने लिखा है इत्यलम, ठीक है, काव्य है। कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी ने लिखा है, कृष्ण के विषय में तुलसीदास जी ने भी लिखा है कृष्ण गीतावली नाम से, ध्यान रखिएगा बच्चों। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार जी की रचना है। दूध बतासा सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है बच्चों। और जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास जी ने लिखा है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट जी ने लिखा है बच्चों। झरना जयशंकर प्रसाद जी की है। पृथ्वी रासो चंद्रवरदाई जी ने लिखा है। प्रलय सृजन शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखा है। और अणिमा अतिमा निराला जी की रचनाएं हैं। जूही की कली निराला की रचना है। आंसू झरना लहर कामायनी आदि आदि जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। तो बच्चों ये हिंदी साहित्य का इतिहास था, ये तृतीय भाग है बच्चों। इस तरह से हिंदी साहित्य काव्य साहित्य का इतिहास पूरा होता है। हमारे 9 के बच्चे, कक्षा 9 के बच्चे आदिकाल और भक्ति काल पढ़ेंगे और कक्षा 10 के बच्चे रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़ेंगे। कक्षा 11 के जो भी बच्चे हैं वो ध्यान दें, उनको आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल के जो चारों पाठ है सब उनको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा बच्चों। और जो कक्षा 12 के हैं उनके लिए तो बेहद जरूरी है ना। इसके नोट्स तो हो सकेगा भाई तो मैं प्रस्तुत कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। वैसे यूट्यूब पे तो मुश्किल है, फिलहाल कोशिश करूंगा डालने के लिए। और यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिए। बेल की घंटी दबाइए अगर मिल रही हो तो। मिलेगी भाई, मैं चौधरी सर हूँ, आप हमको इतना पसंद करते हैं और मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, पंखा में नहीं चला रहा हूँ क्योंकि पंखे की आवाज आती है वीडियो में। गर्मी में परेशान हूँ, पसीना निकल रहा, देख रहे होंगे आप। क्यों भाई, देख रहे हैं ना, चलो देख रहे हो, ठीक है, मेहनत करो, पसीना बहाओ, मेरी तरह मेहनत करो। अत्यधिक नंबर आपके आएंगे और आपकी सफलता और अधिक अंकों से आप सफल होंगे। सफल होंगे तो मेरा नाम भी ऊंचा होगा, मैं प्रसन्न होऊंगा, आपके माँ बाप का नाम ऊंचा होगा, तो मुझे भी लगेगा कि मैं बड़ा सफल हुआ हूँ। मेरी सफलता तभी है जब आप अच्छे नंबरों से सफल होते हैं और बेहतर नंबर लाते हैं बोर्ड परीक्षा में। बच्चों मैं अब इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक के मैं आपको नमस्कार करता हूँ और मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ में है बच्चों।